है आपके सामने एक सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। इसी प्रकार से इसी क्रम में हमारे सोलर सिस्टम में सारे ग्रह होते हैं। यह बड़ा सा सन है। सन के इर्द गिर्द ही सारे ग्रहों का चक्कर लगाया जाता है। सब कुछ एक एक करके हम देखेंगे, बस आप लोग एक एक बात हमारी लिखते चलिएगा। सबसे पहली बात आती है सौर मंडल क्या होता है, यानी कि सोलर सिस्टम क्या होता है साथियों। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं साथियों। जैसे देखिए ये सन है। अब ऐसा नहीं है कि यह सब जो है यह हमारे ग्रह हैं, तो इसके सिवा बस यही हमारे स्पेस में है, मतलब सूरज के जो सापेक्ष है केवल इतने ही ग्रह घूमते हैं। यह बात नहीं दोस्तों, ये तो बड़े ग्रहों में आते हैं, और ग्रहों का कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो उनको ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी हम बताएंगे आपको, जो हमारा 9वां ग्रह था प्लूटो, याद होगा दोस्तों 2006 से पहले वह तो ग्रहों की कैटेगरी में आता था, लेकिन 2006 के बाद उसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह दोस्तों इस वाले अरुण और वरुण तक का पूरा जो कक्षा है काट देता है। ग्रहों की एक क्वालिटी होती है, एक कैटेगरी होती है। ऐसा पिंड जो किसी भी ग्रह का कक्षा नहीं काटती है उसे ग्रह के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसा पिंड, ऐसा भी क्षुद्र ग्रह, ऐसा उल्का पिंड जो किसी दूसरे ग्रह के इन 8 में से इतने ग्रह हैं, अगर इनके वो चक्कर मतलब इनके रास्ते में न आए तब वह जाके हमारा ग्रह की कैटेगरी में आता है। और बहुत सारे क्राइटेरिया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 यानी कि कब बना था भैया, 24 अक्टूबर 1945 को बनके तैयार हुआ था। उसके द्वारा यह सारी बातें डिसाइड की गई हैं। नासा हो गया, नासा जो स्पेस एजेंसी है साथियों, वह आपका अमेरिका का है, 1958 में बनाया गया था। और हम लोग का पता है दोस्तों, जो स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1969 में बना था। मतलब बहुत सारे स्पेस एजेंसियों के द्वारा ये सारी बातें तय की जाती हैं स्पेस से रिलेटेड। तो ये हर एक चीज, अब एक एक बात को लिखते चलेंगे, हमारी बातों को गौर से सुनते चलिएगा दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले हम सूरज की बात करेंगे। सूर्य से इनका क्रम क्या है, पहले यह बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अभी भी फिलहाल हमारे 8 ही ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा यह, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बताएंगे बच्चा 8 ग्रह हैं। कितने? 4 3 7 1 8, ठीक है, 8 ग्रह हैं साथियों। 8 प्लैनेट इन, मतलब कि हमारे गैलेक्सी में कितने हैं भैया? 8 प्लैनेट हैं। इसके बाद साथियों याद रखिएगा, जो सूर्य के सापेक्ष इनका क्रम पूछता है, और इनका क्रम पूछता है इनके ही सापेक्ष, यानी कि इनका बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम पूछता है। 2 क्रम पूछता है, तो दोनों बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, आप याद रखेंगे, इनका यही क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप लोग सोच रहे होंगे सर यह क्या है, बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, बस धैर्य बनाए रखिए। पूछ रहे होंगे कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा सर यह क्या बनाए हैं, तो सब कुछ बताएंगे। अच्छा, एक एक चीज का मतलब है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट भी बनाते हैं ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब है, उसका क्वेश्चन पूछा गया है, तभी हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए दोस्तों, क्रम से याद रखेंगे, सूरज से बढ़ते क्रम में पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमारे साथ बोलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी। देखिए सबसे पहला है दोस्तों क्या है आपका, इसे मरकरी बोलते हैं, इसे वीनस बोलते हैं, इसे अर्थ बोलते हैं, इसे मार्स बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, इसको बोलते हैं यूरेनस, इसको बोलते हैं नेपच्यून। तो इस तरह से सारे प्लेनेट आपको इंग्लिश में भी याद रख लेने हैं और हिंदी में भी याद रख लेने हैं, क्योंकि वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पूछ सकता है। आपसे बोल देगा नेपच्यून का क्रम बताओ, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस वजह से हम बोलते हैं नेपच्यून का मतलब यह, मतलब वरुण। याद रखेंगे साथियों, इस तरह से क्रम है। पूछता है 5वें ग्रह बताओ, सूरज से 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है, तो बता देंगे दोस्तों बृहस्पति है। 6ठा नंबर का ग्रह बताओ, तो शनि है। 7वें नंबर का अरुण है, फिर वरुण है साथियों। इस तरह क्रम तो यह हो गया, हमारे सूरज से क्रम हो गया। लेकिन अब अगर पूछता है साथियों आकार के अनुसार, आकार का घटता हुआ क्रम, तो याद देखिए सिर्फ एक ट्रिक, कौन सा ट्रिक भाई, 5 6 7 8, इसके बाद 3 3 2 4 1। कैसे साथियों, सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, बृहस्पति है। 5वें नंबर का देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे, बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि अर्थ के बाद 2, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, फिर उसके बाद मंगल आता है, फिर उसके बाद सबसे छोटा बुध ग्रह है। इस तरह आप दोनों चीज याद रख लिए, सन से ग्रहों का क्रम और घटते हुए ग्रहों का क्रम, घटते हुए सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि,
फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर जाके बुध। इस तरह से याद रख लेंगे साथियों, यह पूछा जाता है। यह हो गया आंतरिक ग्रहों, मतलब कि यह हो गया हमारा आकार में बढ़ते हुए और सूरज से क्रम। अब एक बात और लिखेंगे साथियों, इसके बाद आपसे पूछा जाता है आंतरिक ग्रहों की संख्या बताइए। देखिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह पूछेगा। आंतरिक ग्रह, चौथे नंबर का आंतरिक ग्रह बताइए, फोर्थ नंबर का आंतरिक ग्रह तो बताएंगे सर मंगल। ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, ये देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह है। बहुत सारे छोटे 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 टीनी पार्टिकल, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये सब मिलकर ये बना है। यह सब अगर यही बड़ा हो जाता है और हमारे किसी भी ग्रह का रास्ता नहीं काटता है तो उसे ग्रहों के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन याद रखेंगे साथियों, पूछा जाता है आपसे आंतरिक ग्रह बताइए, तो यह 4 आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और यह 4 बाह्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बाह्य ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं साथियों, याद रखना। क्यों? क्योंकि यह एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर है, यह एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर है। तो आपसे पूछा जाता है दो चीज, एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है, तो बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। आपको ऑप्शन दिया रहेगा शुक्र पृथ्वी, बुध मंगल, शनि बृहस्पति, मंगल बृहस्पति। तो आप मंगल और बृहस्पति के बीच में लगा देंगे साथियों, याद रखना। अब इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर पहला ग्रह आंतरिक ग्रह बुध, दूसरा आंतरिक ग्रह शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। ठीक है। अब इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर पहला बाह्य ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण होता है साथियों। इसको आप नोट कर लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इतनी बातें नोट कर लिए। तब अब आ जाते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जो चीजें पूछा जाता है आप लिख लेंगे। सारी बातें हम एक एक चीजें सूर्य के बारे में खोलेंगे, फिर उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मात्र 30 मिनट में ये सारी बातें हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए और एक कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट्स जहाँ पर बनाते हैं इन्वायरमेंट का क्लास का वो लिखें। ये हमारा जो बच्चे अलग भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीसीएस, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पीएससी, लेखपाल, सब जगह काम आने वाला बच्चा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली उठ के आएंगे। देख लेना, आप मौज करोगे। मौज कर दी है ना, तो मौज कराने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली बात ये बातें लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं। सभी ग्रहों में अगर पूछा जाता है शुक्र और अरुण, कौन से दोस्तों हमने बताया है, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, मतलब स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा, यह दोनों ऐसे ग्रह हैं साथियों जो कि जिनका परिक्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा किधर से किधर लगाते हैं, बोलेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। हमने क्या बोला, शुक्र और अरुण, यानी कि वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस कैसे याद रखेंगे, यूवी किरण आपको याद होगा ना, यूवी, तो यूरेनस और वीनस, यह वीनस है, यह वीनस, यह यूरेनस, यूवी से याद रख लीजिए। यह दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि सूरज की परिक्रमा, सन की परिक्रमा दोस्तों कैसे लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। यानी कि इन दोनों ग्रहों पर सूरज का उगना जो होता है, पश्चिम में उगना सूरज उगता है और डूबता है पूरब में। किस दोनों ग्रह पे बताया दोस्तों, शुक्र और अरुण पे। और बाकी जितने भी ग्रह बच गए सब पे, सबकी जो घूमते हैं, सब परिक्रमा लगाते हैं सन की, वह पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं। सिर्फ शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। याद रखेंगे साथियों, यहां से प्रश्न बनेंगे तो आप इसको लिख लेंगे। आगे आ जाते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, अगर आपसे पूछता है तो बता देंगे कॉपरनिकस। किसने किया था, कॉपरनिकस ने। किसने किया था भाई, इसको हम इरेज करेंगे। अब थोड़ा सा इस पूरे को इरेज करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अभी फिर से बना देंगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर से इसे बना देंगे, है ना। चलिएगा, ये चीजें समझाने वाली थोड़ी थी तो हमने समझाया इसको बना के, आप ध्यान देंगे बस सारी चीजें ना। अब दोस्तों एक एक चीज नोट डाउन करते चलेंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। किसने किया था सौर प्रणाली की खोज, कॉपरनिकस ने यह बताया था कि हमारे गैलेक्सी में जो मिल्की वे, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, आकाशगंगा जिसे बोलते हैं। आकाशगंगा जैसा अरबों करोड़ों गैलेक्सियां हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में। हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है दोस्तों मिल्की वे, आकाशगंगा, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा सौर परिवार रहता है पूरा। तो सौर परिवार एक छोटा सा सिस्टम है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। उसकी खोज किसने किया था तो बता देंगे कॉपरनिकस ने किया था। साथियों लिख लेंगे। और एक बात और पूछा जाता है, ग्रहों के घूमने की दिशा, ग्रहों की गति की दिशा सबसे पहले किसने बताया था, बता देंगे कैपलर ने। किसने बताया था, कैपलर ने। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सोलर सिस्टम का खोज किसने किया था,
कैपलर, सॉरी, और गति का खोज किसने किया था? जो ग्रह घूमते हैं उसकी गति का खोज किसने किया था? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम आपको एक सिस्टम बताते हैं। देखिए, आप दोनों नाम रख लो, भले या न याद रखो कौन किसका खोज किया था। अब आप बताओ, सोलर सिस्टम बड़ा होता है कि किसी एक ग्रह का घूमने का क्षेत्र बड़ा होता है? आप खुद सोचो, सोलर सिस्टम बहुत बड़ा होता है ना, और हमारे ग्रह की मतलब पृथ्वी है तो थोड़ी सी ही दूर में ना घूमेगी भैया, थोड़े से दूर में घूमेगी। मतलब 6400 हमारे पृथ्वी का रेडियस है, सॉरी व्यास है 6400, तो वह उतने ही क्षेत्र के व्यास में ना घूमेगी? बताओ आप, भले थोड़ा सा डिस्टेंस 150 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन उतना ना जाकर हम क्या कहते हैं, इतने दूर में ही वो घूमेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब क्या, अगर सोलर सिस्टम बड़ा है गति से तो बड़ा वाला नाम होगा सोलर सिस्टम की खोज, बड़ा वाले यानी कि कॉपरनिकस ने किया था। भाई देख लो कितना बड़ा नाम है। अगर हमारे गति छोटा है, गति ग्रहों की गति छोटी छोटी है, तो मतलब कि छोटा कोई पर्सन रहा होगा जो खोज किया होगा भाई, उसका नाम होगा कैपलर, 3 अक्षर का। ये देख लो इतने बड़े का। तो इस तरह याद कर लोगे। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप इससे दूर कर लोगे साथियों, है ना। यहाँ से देखिए छोटे छोटे ट्रिक हम बनाना जानते हैं थोड़े से, कि याद करने का जो तरीका होता है बच्चों को ना, कभी भूलेंगे नहीं बच्चे। ये सारी चीजें अगर दिमाग में घुसेट लेंगे ना, तो शायद ही कभी वह निकल पाए। चलिए साथियों, अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, एक एक बात आप नोट करते चलेंगे साथियों। सूर्य की बात करते हैं सबसे पहले। अब सूर्य की बात यहाँ से शुरू होगी, एक एक बात लिखते चलेंगे, सारी बातें करेंगे। सूर्य में कौन सा गैस है, सूर्य कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन क्या क्या होते हैं, सब कुछ बताते चलते हैं, है ना। देखिए, सूर्य हमारे गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक किसी कोने पर स्थित होता है। दोस्तों याद रखेंगे, हमारा जो सूर्य होता है, हमारे पूरे गैलेक्सी में बहुत सारे दोस्तों इस प्रकार के सोलर सिस्टम है ना। तो मतलब जो हमारे गैलेक्सी में केवल एक ही है, हमारे गैलेक्सी में सिर्फ एक है। मतलब जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है भैया, मिल्की वे। तो उसमें दोस्तों हमारे गैलेक्सी में जो केंद्र, किसी मतलब केंद्र से अगर देखा जाए, गैलेक्सी के केंद्र से, तो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। समझ रहे हैं, एक प्रकाश में कितनी, एक प्रकाश की जो स्पीड होती कितनी होती है, तो बताएंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। याद रखिए साथियों, लंबाई की सबसे छोटी दूरी फर्मी होता है, फर्मी, जो कि 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है दूरी की सबसे बड़ी यूनिट का नाम बताएं, बड़ी इकाई का नाम बताएं, तो आप बताएंगे आप बताएंगे पार्सेक। क्या होता है दोस्तों? पार्सेक होता है, जो कि 3.16 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.16 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, याद रखेंगे, लाइट ईयर के बराबर। उसी प्रकार से हमारा जो सन है, सन मतलब कि हमारी जो सूरज है दोस्तों, वह तो सबसे छोटा स्टार है, एक तरह से तारा है। वह हमारे गैलेक्सी में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, केंद्र से प्रकाश वर्ष की 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर दोस्तों कहीं कोने पर जाकर स्थित है। और यह हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना, समझ रहे हैं? हम लोग पता ही नहीं चलेंगे तब तो कहाँ पे हमारा घर द्वार। जो लड़ाई करते हो ना, इतना बीघा हमारे, यहाँ से वहां तक दिखाते हो जो ना, वो हमार हो बाबू साहब, तो इस तरह कहते हो ना। ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। याद रखना, अगर हम अपनी गिनती करने लगे ना, तो तुच्छ प्राणी, एक चींटी की तरह भी नहीं है हम लोग। इतना समझ लो, मतलब कि अपने आप को बड़ा कहने वाला इंसान घमंडी हो जाता है। कभी यह नहीं सोचता है, अगर उसको यह ज्ञात हो जाए कि हम इस सौर मंडल में रहते हैं जहाँ पर हमारी गिनती तक नहीं है, समझ रहे हो, हमारी मान्यता तक नहीं है, गिनती हमारे रहने की, मतलब हमारे रहने का एक दायरा, मतलब जो दायरा है हमारे रहने का प्रमाण तक नहीं है इसमें, अगर देखा जाए पूरे सौर मंडल में, पूरे गैलेक्सी में, समझ रहे हो, वो आदमी घमंडी हो जाता है साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होना है, याद रखना है, 13 लाख गुना बड़ा हमारी पृथ्वी है सूरज से। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे टॉपिक अगला, सूर्य पृथ्वी की सर्वाधिक निकट का तारा कहलाती है ना। जो सूर्य है पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कहलाता है साथियों, याद रखना। तो हमने बताया अभी कि सूर्य एक तारा है, यानी कि सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है साथियों, याद रखना। एक तारा यानी कि एक सूरज, यानी कि एक प्रकार का स्टार ही तो है। अगर एक स्टार इतना गर्मी फैला सकता है, पूरे एनर्जी दे सकता है साथियों पूरे विश्व में, तो सोच लो अगर 2-3 और आ जाते तो क्या हालत होती है हमारी। अगला लिखेंगे साथियों, तो सूर्य के अंदर, सूर्य एक पूरा गैलेक्सी, सूर्य पूरा, एक मिनट दोस्तों, सूर्य जो है, सूर्य पूरा का पूरा एक गैस का गोला है। किसका गोला है? गैस का गोला है साथियों। गैस का गोला होता है, और उसमें कौन कौन से गैस मिले होते हैं, कितना परसेंटेज, वो लिखिएगा। तो इसमें हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है साथियों। हाइड्रोजन कितना होता है अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे 71%। कितना होता है? 71% हाइड्रोजन होता है। हीलियम कितना परसेंट होता है साथियों, याद रखना
26.5% होता है। तो आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा गैस स्पेस में पाया जाता है, तो आप सभी लोग बताते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। ईंधन जो जलाते हैं भाई, पेट्रोल डीजल ये सब खत्म हो जाएगा, तो वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि किया है कि भविष्य में जो ईंधन हमको पर्याप्त रूप से मिल जाएंगे वो हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस भी है, इस वजह से स्पेस में पाया जाता है। एक्सोस्फीयर के बाहर यानी कि बहिर्मंडल के बाहर वाला क्षेत्र पूरा हाइड्रोजन से भरा है। याद रखना, हाइड्रोजन एक गर्मयुक्त भी ग्रह है, बहुत तेज गर्मी करता है साथियों। हाइड्रोजन 71% पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट हमारे सूरज में, और हीलियम तो उसमें कितना पाया जाता है? 26.5% पाया जाता है। बाकी के जो बच गए 2.5% वो अन्य गैस होते हैं। अन्य गैस में बहुत सारे गैसेस मिलकर 2.5% होते हैं। तो याद रखना, मेजोरिटी जो होगी हाइड्रोजन का होगा, हीलियम 26.5% होगा। दोस्तों अब याद रखना, हाइड्रोजन के चार नाभिक मिलकर साथियों क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के चार नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और दोस्तों यही एक तरह से इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन का क्रिया कराती है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाता है जो सूरज की एनर्जी होती है वो किस आधार पर बनता है, कैसे बनता है? तो याद रखना, नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण। नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण हमारे सन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह बनती है। इस चीज को याद रखना। कौन कौन से तत्वों में होता है नाभिकीय संलयन? तो बता देंगे दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन के चार नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाता है। इस प्रकार से वो ब्रेक होते होते एक श्रृंखला, एक चैन बना लेती है, और इस प्रकार से एनर्जी पूरा फैल जाती है और हमारे सूरज का निर्माण होता है। साथ में याद रखना, जो सन का कोरोना वाला भाग है, मतलब बाहर का जो क्षेत्र है, वह केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंदर तो छोड़ दो, अंदर तो लाखों करोड़ों में होता है साथियों। याद रखना, 128 या फिर 145-46 क्या है, 145 शायद 145-46 वहाँ का प्लायन वेग है। मतलब कि वहाँ का जो हम लोग यहाँ से अगर हम पूछें पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो आप बताएंगे दोस्तों ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से कोई चीज़ हम यहाँ से फेंकें तो बाहर निकल जाता है ना, क्षेत्र से अपने बाहर हो जाता है, वो स्पेस में चला जाता है। उसी प्रकार से सूरज का जो प्लायन वेग के आसपास में दोस्तों बताएंगे, कंफ्यूज है, 142 के आसपास में 142 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 142 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी समझ रहे हैं, सूरज का जो ग्रेविटेशनल पावर है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सारे ग्रहों को खींच के रखा रहता है ना। यही कारण होता है कि सारे ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सोच लो, हम लोग अभी पृथ्वी के चक्कर में ही थे। अब आगे लिखिएगा दोस्तों, सूर्य लगातार अवरक्त किरण, यूवी किरण, दृश्य किरण और विभिन्न जैसे कि आपका गामा किरण हो गया, अल्फा किरणें हो गई, यक्स किरणें हो गई, ये सब उत्सर्जित करते रहते हैं। कौन दोस्तों? सौर मंडल यानी कि सूरज यह उत्सर्जित करता रहता है। आपको पता है दोस्तों, एक हमारा लेयर है, उसका नाम बताएंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है जो कि यूवी किरण को हमारे इन्वायरमेंट में आने से रोकता है। ये बातें हम पढ़ेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे लेयर वाला पूरा, यानी कि क्षोभ मंडल, या हम पढ़ेंगे समताप मंडल सब पूरा, या तब उसमें आपको बताएंगे अच्छे से। इसके बाद साथियों आप लिखिएगा कि सूर्य की ग्रेविटी के कारण ही इसके चारों तरफ सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चा। इसके बाद आप लिखोगे दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी पर कितने मिनट में आ जाता है? तो बताएंगे 8 मिनट। कहीं कहीं लिखा रहता है 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, और कहीं कहीं लिखा रहता है 8 मिनट 20 सेकंड। तो आपको एनसीईआरटी में बताते हैं, एनसीईआरटी में इतना लिखा है 8 मिनट 16 सेकंड, और कहीं कहीं आपको मिलता है 8 मिनट 20 सेकंड, और कहीं कहीं तो यह मिल जाता है 500 सेकंड। याद रखिएगा, तीनों के तीनों सही हैं। इन दोनों में से ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड को आप तोड़ेंगे तो 8 छक 48, 480 सेकंड प्लस 20 यानी कि 500 सेकंड हमारा इस हिसाब से यह वाला सही होता है ना। तो याद रखेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको लगा देंगे, और अगर 500 सेकंड देता है या दोनों न देकर तो उसको लगा देंगे। ठीक है साथियों, यह हमारा क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा नजरिया अलग हो गया है ना। तो याद रखेंगे, यह भी दे सकता है, आप यही ढूंढते रह जाओगे। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, एग्जामिनर दिया रहेगा 500 सेकंड, 600 सेकंड, 700 सेकंड, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे। याद रखेंगे, जो लाइट होती है सूरज से वह पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है, यानी कि 500 सेकंड। जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यह होता है। तो याद रखेंगे, यह पूछा जाता है प्रश्न। अगला,
अगला लिखेंगे साथियों, सूर्य में जो एक काले धब्बे पाए जाते हैं साथियों, जैसे कि आलू में देखते हैं कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, उसको पर्याप्त रूप से जमीन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से आलू में दोस्तों वो ब्लैक ब्लैक नजर आता है, हम लोग कहते हैं आलू सड़ गया है, तो ऐसा नहीं होता है, वह केवल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसी प्रकार से सन में छोटे छोटे काले काले धब्बे होते हैं, सिर्फ काले धब्बे इस वजह से हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वह प्रकाश उत्सर्जन करने में, उत्सर्जित करने में माहिर नहीं हो पाते हैं या फिर उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। वह भाग सूर्य का जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, वहां पर काले धब्बे देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा साथियों, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे। अब चलते हैं बुध की तरफ, हेडिंग लगाइएगा बुध, बुध से स्टार्टिंग होती है, बुध यानी कि मरकरी, मरकरी, मरकरी। साथियों लिखते चलिए, सारे पॉइंट आप लिखते चलिए, यहां से प्रश्न बनेंगे। पहला पॉइंट, यह सौर मंडल का, हम लिखेंगे नहीं आप लिखो, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, याद रखेंगे साथियों, सबसे छोटा, बौना नहीं, सबसे छोटा, और सूर्य से सबसे निकट भी है, यानी कि सबसे निकट का भी ग्रह यही है, सबसे छोटा है और सबसे निकट भी है, सबसे छोटा भी है और सबसे निकट का ग्रह बुध है दोस्तों, सूर्य के कंपेयर में किया जाए, यानी कि भैया सबसे निकट भी होगा और सबसे छोटा भी होगा। अभी तो बताया था सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है हमारा, ठीक है ना। याद रखेंगे साथियों, हमारे सौर मंडल में पूरे 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी कि मून कोई नहीं है। जैसे कि हमारे पास पृथ्वी पे एक मून है ना, जो प्राकृतिक उपग्रह है, वैसे तो हजारों कृत्रिम उपग्रह हैं, कोई कुछ कभी भी कुछ भी कोई भेजता रहता है ना। तो याद रखेंगे साथियों, तो हमारे मतलब कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं पृथ्वी पर, मतलब कि सौर मंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। याद रखेंगे, प्राकृतिक उपग्रह किन 2 ग्रहों के नहीं हैं तो बता देंगे, उपग्रहों के नहीं हैं तो बता देंगे बुध और शुक्र ऐसे 2 उपग्रह हैं, सॉरी ग्रह हैं जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बच्चा, ठीक है, इसको याद रख लोगे। अब चलते हैं आगे, अभी बुध के बारे में और कुछ लिखना है, लिखिए दोस्तों, बुध का व्यास जो है ना, बुध का व्यास 4880 किलोमीटर तक फैला है, 4880 किलोमीटर तक फैला, यह प्रश्न पूछा गया था तो हमने बताया। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है बुध का जो औसत दूरी है कहाँ से, सन से बुध की औसत दूरी कितनी है साथियों, तो बता देंगे कितना है दोस्तों, 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर दूर है साथियों, याद रखना। एक महत्वपूर्ण भाग दोस्तों, जो बुध होता है साथियों, यह सूर्य की परिक्रमा मात्र साथियों 88 दिन में लगा लेता है। कितने दिनों में लगा लेता है, मात्र 88 दिनों में लगा लेता है, 88 डेज इन मोर दोस्तों, ठीक है ना, 88 डेज में दोस्तों यह क्या करता है, सूर्य की पूरी परिक्रमा लगा लेता है साथियों, याद रखना। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले ग्रह का नाम बताइए, तो आप कहेंगे सर मरकरी, हम कहेंगे बुध, फिर आप कहेंगे सर मरकरी, तो फिर बगल वाला बोलेगा सर ये बुध और मरकरी दोनों एक ही होते हैं, तो दोनों एक ही होते हैं बच्चा, याद रखना। मरकरी भी और बुध भी दोनों एक ही होते हैं, यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं साथियों। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी 365 और वही 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है, और वही 4 साल बाद मिलकर लीप ईयर हो जाता है, यानी कि 366 दिन में, 4 साल पे 366 दिन में दोस्तों, मतलब 365 ही मानिए, 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी, उसी प्रकार से यह दोस्तों 88 दिन में लगाकर खाली हो जाता है। बाकी दिन क्या करता है सर, चाय पानी करता है, नहीं जी, फिर दूसरा चक्कर नहीं स्टार्ट करेगा क्या, रुक जाएगा तो कहानी है खत्म, याद रखना। अब हो गया बुध के बारे में। अब आ जाते हैं दोस्तों शुक्र के बारे में, वीनस, हेडिंग लगाइएगा शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र यानी कि वीनस। भैया रुक जाओ, पृथ्वी के बारे में भी चलते हैं। वीनस, सबसे पहली बात यह लिखेंगे, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, निकट की ग्रह की बात करेगा साथियों, याद रखना, सबसे निकट की ग्रह की बात करेगा। सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो आप बताएंगे बुध, सबसे निकट की ग्रह, उसमें निकट बता दिए थे क्या, है ना, निकट बता दिए तो माफी दीजिएगा। यह शुक्र जो है सबसे निकट का ग्रह। अब आप लोग कंफ्यूजन में होते होंगे, है ना, सबसे छोटा ग्रह सर आपने निकट की उसको भी बताया, तो याद रखना साथियों, यह 1 मिनट रुक जाए दोस्तों, निकट का ग्रह की बात करेगा तो बुध ही बताओगे, और सबसे छोटे की बात करेगा तभी बुध ही बताओगे दोस्तों। लेकिन अगर पूछता है सबसे गर्म ग्रह, सब पूरे सौर परिवार में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों, तो याद रखना गर्म ग्रह आपका यही है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है पूरे सौर परिवार में, ग्रहों की कैटेगरी में देखा जाए तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह के अंतर्गत आता है साथियों, यानी कि वीनस। इसके बाद साथियों इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह इसके पास भी कोई नहीं है, याद रखना साथियों। यह पूछा जाता है पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी इसे बोला जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी इसे बोला जाता है साथियों, सबसे चमकीला ग्रह भी इसे बोला जाता है साथियों, याद रखना दोस्तों। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, इसके साथ अरुण, यह दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा
पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं साथियों। इसको स्टेप वाइज स्टेप आप लिखते चलना सारी बातों को, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं साथियों। और क्या काम होता है वीनस के साथ? वीनस में दोस्तों और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि बात करें इस ग्रह में, इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं अभी, पहले एक लाइन और लिखना। इस ग्रह को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में, इस ग्रह के वायुमंडल में साथियों दोस्तों 95% CO2 और 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। 3.5% नाइट्रोजन और 95% CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि वहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं साथियों, याद रखना। रातें बहुत ही ठंडी होती हैं और दिन बहुत ही गर्म होता है, उमस का होता है, बहुत ही गर्म। वहाँ पे रहने युक्त कोई भी स्थान नहीं है, याद रखना साथियों। क्यों? क्योंकि अब कार्बन डाई बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे 0.001% जब ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं भैया आ गया क्या? आग का गोला, है ना, कहते हैं ना, उमस हो गया, पूरी उमस भरी पूरा दिन है। तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट पे, थोड़ी सी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं सर कि हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो आप यहाँ पे देख लो 95% है, तो यहाँ पे रहने योग्य कोई भी जगह नहीं होगा दोस्तों, शेष कोई जगह नहीं होगा, बिल्कुल लाल तपत के रूप में तपता रहता है। कौन सा? याद रखेंगे, यह ग्रह। इसके बाद साथियों एक चीज़ और लिखिएगा, इसे हम कहते हैं अर्थ ट्विंस। क्या कहते हैं? अर्थ ट्विंस के नाम से इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अर्थ ट्विंस के नाम से। क्यों बता रहे हैं साथियों, पहले लिखिए। इसे अर्थ ट्विंस भी कहते हैं, इसे अर्थ ट्विंस भी कहते हैं। ट्विंस मतलब कि अर्थ ट्विंस का मतलब साथियों पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे अर्थ सिस्टर भी कहते हैं, अर्थ सिस्टर भी कहते हैं साथियों, याद रखना। इसे अर्थ ट्विंस, अर्थ सिस्टर कहते हैं, क्योंकि जो इसका व्यास है लगभग पृथ्वी के व्यास के बिल्कुल बराबर है साथियों। इस वजह से इसको अर्थ सिस्टर और अर्थ ट्विंस के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, चमकीला ग्रह भी आपके यही है। इसकी जो परतें होती हैं बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होती हैं, और यहाँ पे रहने योग्य जगह नहीं है, जो कि हम नहीं रह पाते, मतलब वहाँ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की रातें बहुत उमस भरी होती हैं और दिन बहुत ही ठंडा होता है, कूल होता है। ऐसी जगह कौन रह सकता है भाई? चले जाओ अपने आर्कटिक क्षेत्र में, पृथ्वी पर आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पे, ध्रुवों पे चले जाओ, तब भी रहना दुश्वार हो जाएगा। यहाँ की बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों अपने पृथ्वी की तरफ। प्यारी प्यारी पृथ्वी को पहले नीला ग्रह कहते हैं, लिख लो पृथ्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखना साथियों, यहाँ से 100% प्रश्न बनेंगे, 100%, ठीक है ना। पृथ्वी यानी कि अर्थ। दोस्तों यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर रहने योग्य या फिर रहने योग्य वायुमंडल पाया जाता है। याद करना दोस्तों, जैसे कि हम लोग रह ही रहे हैं भाई, यहाँ पे पानी की सुविधा है, आग की भी सुविधा है और हवा की भी सुविधा है। समय पर ठंडी पड़ता है, समय पर गर्मी आती है, समय पर बारिश भी होता है, मतलब हर चीज़ समय समय पर होता है। कहाँ पर? अर्थ पर। तो ऐसी ही जगह तो रहने योग्य है, और हम लोग मतलब ये भारतवासी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऐसे जगह रह रहे हैं साथियों जहाँ पर कर्क रेखा से ऊपर और मतलब कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र बहुत ही, और मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र बहुत ही आनंदित जगह है साथियों, ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी वाला। ठीक है, तो इसको हम कभी बताएंगे आपका, जब हम लोग पढ़ेंगे देशांतरी लाइन और अक्षांशी लाइन, तो उसमें क्लियर करेंगे इस बात को। पृथ्वी एक रहने योग्य ग्रह है दोस्तों, इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास, जैसे हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी की विषुवतीय व्यास, विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास, यह ध्रुवीय व्यास होता है, यह ध्रुवीय व्यास, और विषुवतीय व्यास यह होता है। तो यह जो ध्रुवीय व्यास होता है साथियों, यह होता है 12,714, और जो इसका विषुवतीय व्यास होगा दोस्तों 12,756 किलोमीटर होता है। इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है साथियों, पूछा जाता है, देख लो अंतर कर लो, 12,756 माइनस 12,714, तो कितना आ जाएगा देख लो, 42 आ रहा है। 56 और 14 लगभग मान के चलते हैं 43, क्योंकि पॉइंट में भी होता है ना, देखो 4 6 माइनस 4 2 और यहाँ पे 4, तो लगभग मानते हैं 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर लगभग भी मानते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर का है साथियों। यहाँ से प्रश्न बनेगा 100% बनेगा, लिख लो तुम लोग भैया, ठीक है ना। बस पढ़ते चलो मेरे यारों, आनंद तो बहुत आने वाला है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी जो है हमारा, आपको पता है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस बात को लिख लेना।
पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, यह सबको पता है। इस वजह से पूरब में पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमता है तो हमारा जो सन उगता है पूरब में और सन डूबता है पश्चिम में, है ना। तो याद रखेंगे साथियों, अक्ष 23 डिग्री मतलब इतने पर पृथ्वी झुका हुआ है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद हमारा पृथ्वी दोस्तों कितने किलोमीटर के प्रति मिनट, मतलब कितने किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घूम रहा है, कितने किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से पूछा जाता है तो बता देंगे 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से पूर्व से पश्चिम से सही है ना भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है साथियों। याद रखेंगे हमारे जो पृथ्वी की स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड है पश्चिम से पूर्व की ओर, यह लिख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप देख लो इतिहास उठाकर, मतलब कि पेपर कितनी बार हुए हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, उठा के देख लो भैया। यहाँ यह क्षेत्र आपका इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सामाजिक अध्ययन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए तो है ही, खैर ठीक है ना। चलिए, इसके बाद पृथ्वी में और बातें क्या आती हैं साथियों, याद रखिएगा। इसमें यह चक्कर कितने घंटे में लगाता है, यह जो है चक्कर सोलर सिस्टम अपने अक्ष का मतलब एक दिन में, जैसे कि हमारा पृथ्वी है सूर्य के परितः तो रिवॉल्यूशन करता है, ऐसे ऐसे ये सूर्य है तो सूर्य के परितः तो रिवॉल्यूशन करेगा साथियों, लेकिन याद रखना अपने एक्सिस पर भी घूमता है पृथ्वी। जब अपने एक्सिस पर घूमता है उसे रोटेशन बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन, घूमना। और जब वो सूर्य के परितः घूमता है उसे बोलते हैं परिक्रमण या फिर परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो माता जी का मंदिर हो, कोई मंदिर हो, तो उसके हम लोग इर्द गिर्द घूमते हैं तो हमारा परिक्रमा होता है। उसी प्रकार से जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर नाचते हुए सूरज का चक्कर लगाती है। धुरी पर जब नाचती है तो उससे हम बोलते हैं रोटेशन, है ना। रोटेशन से दिन और रात होता है, वही दिन और रात कितने घंटे बाद होते हैं, ये सारी बातें बताते हैं। और इसके बाद जब सन के चारों तरफ घूमता है उसे बोलते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण या फिर रिवॉल्यूशन। उस समय घूमने की वजह से उसके क्या होता है दोस्तों, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, साल बदलते हैं, यह सारे सिस्टम होते हैं ना, याद रखेंगे। तो याद रखिए साथियों, हमारा जो पृथ्वी होता है साथियों, पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे पूरा टोटल लिखवा देते हैं एग्जैक्ट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है, इसको लिख लीजिएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी पूरा एक चक्कर अपने धुरी पे लगा लेती है। तो हमें पता है 24 घंटे बाद दिन हो जाता है, फिर रातें हो जाती हैं, इस तरह होता है ना। चलिए, ये चीजें हो गई, आगे चलेगा दोस्तों। जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर भाई, है ना। यह चीजें हो गई। इसके बाद साथियों लिखिएगा, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह रखने वाला ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र मतलब एक केवल सिंगल उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। वैसे जितने उपग्रह होते हैं ना सबका नाम ही चंद्रमा ही होता है, लेकिन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, उसका नाम चंद्रमा है, मून। चंदा मामा दूर से पुआ पकावे बच्चा, अगर याद नहीं याद है हमें बता देना आप, मून भैया देख लो, चंदा मामा मून यही होता है, स्पेलिंग देख लेना, मून है। इसके बाद लिखना साथियों, देखिए जो मून है वह हमारे पृथ्वी का ही टूटा हुआ भाग है, इस बात को रखिएगा ध्यान। 3,86,000 इसका डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी से मून का साथियों, याद रखना इस बात को, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। एक और चीज लिखिएगा साथियों, जो पृथ्वी से जो मून दिखाई देता है, मून के पूरे सतह का 59% ही हम पृथ्वी से देख पाते हैं। मून के पूरा सतह का पूरा जितना मून है उसके 59% को ही हम पृथ्वी से देख पाते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। एक बात और लिखिएगा साथियों, जो पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे 365 दिन डेज प्लस 6 घंटे लगते हैं, 6 हावर लगता है। पूरा पृथ्वी जब हमारा सूर्य का परिक्रमा लगा लेती है तो कितने दिन में लगाती है, कितने समय में, तो बताएंगे 365 दिन 6 घंटे में लगाती है साथियों, इसको याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यही 6 घंटे मिलकर एक साल बन जाता है, जब 4 साल बाद, तो ही लीप ईयर कहलाता है। 6 चौके 24, तो ये हमारी फरवरी 29 का हो जाता है ना। चलिए, इसके बाद और पृथ्वी से क्या इंपॉर्टेंट है लिखिएगा दोस्तों, यह अपने अक्ष पे झुका होने के कारण ही ऋतुएं परिवर्तन होते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इस वजह से मौसम बदलते रहते हैं। जो मौसम होते हैं, जैसे कि हम बात करें ऋतु में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि आज ही देख लें, हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ही बहुत सारे ऋतु सही समय पर बारिश नहीं होती है। किसान फसल उगाते हैं, सोचते हैं सही समय बारिश हो जाएगी, लेकिन सही समय बारिश नहीं होती, उनका फसल नुकसान हो जाता है। अगर बरसात का मौसम बीत गया है
तो अगर किसान सोचेंगे बरसात वाला फसल न उगाएं, कोई दूसरा फसल उगाएं, तो उसके बाद बारिश हो जाती है, खेतों में बाढ़ लग जाते हैं। क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। और यह इसका कुछ थोड़ा बहुत हमारे पृथ्वी के एक्सिस पे भी इफेक्ट डालता है। उसका इफेक्ट भी हमारे इस पूरे जो संरचना है पृथ्वी का चेंज होना, इसके इफेक्ट इसका यही कारण है दोस्तों, कि जो हमारे एक्सिस पे झुकी हुई है पृथ्वी, यही कारण है कि बारिश समय पे न होना, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ही बारिश समय पे न होना, और धूप मतलब जो निकलती है, मौसम जो चेंजेस होते हैं, इसके कारण मौसम में डिस्टर्ब मतलब कहा जाता है ना, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना, यह समझ लो, मतलब कि सही समय पर कोई मौसम अपना सुचारू रूप से न चल पाना, इस तरह से समझ लो, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं साथियों। दोस्तों अगला लिखिएगा, जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है वो पृथ्वी से सबसे पास वाला कौन सा सबसे चमकीला तारा का नाम बताइए, आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे डॉग स्टार। डॉग स्टार एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी से देखा जाए तो सबसे पास का चमकीला तारा है। इसको और किस नाम से जानते हैं साथियों, बताइएगा। साइरस के नाम से जानते हैं, साइरस के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी से सबसे पास का चमकीला तारा है साथियों, है ना। कुछ और बातें, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है, यह पूछा जाता है। तो याद रखिए, अधिकतम दूरी जब होती है, वह डिस्टेंस कितना होता है, 15.21, मतलब 15 करोड़ से भी ज्यादा, करोड़ किलोमीटर, इतना दूरी होता है। यह कब होता है साथियों, याद रखना, 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है। इसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर, उपसौर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं साथियों, इसे उपसौर बोलते हैं। याद रखना, जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे वह कितनी दूरी होती है, बता देंगे, 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है साथियों। याद रखना, यह 3 जनवरी को होता है, इसे बोलते हैं अपसौर बोलते हैं। ये कैसे याद रखेंगे, उप से ऊपर हो जाएगा। ऊपर कौन है भाई, सबसे ज्यादा कौन है, यह ऊपर है, इस तरह याद रखेंगे उपसौर। अपसौर मतलब कि नीचे याद रखोगे। जो न्यूनतम दूरी होती है सन से पृथ्वी का, वह 3 जनवरी को होता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस होता है कब, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी और 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी। उपसौर, अपसौर। दोस्तों याद रखिएगा, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसको किसने खोजा था, याद रखना साथियों। अगर पूछा जाता है सौर प्रणाली का तो कॉपरनिकस, अगर जो ग्रह की गतियों का तो बताते हैं केपलर। लेकिन इसमें आता है साथियों, आप बताएंगे, आपसे पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, तो बता देंगे रॉबर्ट पियरी ने किया था। पूछेगा दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था, दक्षिणी ध्रुव का खोज, तो बता देंगे दोस्तों एमंडसेन ने किया था। बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, आप इसे लिख लेंगे। एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव और रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव। कैसे याद रखेंगे, रॉबर्ट उत्तरी, र मिल रहा है ना, इस तरह याद कर लेंगे, ठीक है ना भाई, इस तरह याद कर लेंगे। रॉबर्ट उत्तरी आ जाएगा, रॉबर्ट उत्तरी करके रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव का खोज किए थे। एमंडसेन 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंडसेन ने किया था साथियों। चलिए, एमंडसेन में जैसे स आ रहा है लास्ट में ना, तो स फॉर साउथ होता है, तो दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था, एमंडसेन ने किया था। तो एक बात लास्ट लिखिएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमण काल होती है, परिक्रमण पूरी चाल होती है, रिवॉल्यूशन होती है, वह कब अधिकतम होता है। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी का घूमने का एरिया है और सन यहाँ पे स्थित है, तो पृथ्वी जब यहाँ पे रहेगी तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पृथ्वी यहाँ पे आएगी, उसकी स्पीड स्लो होने लगेगी, स्लो होगा। जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के पास आएगी, देखिए अब सूरज के पास वाला जगह है या थोड़ा दूर है, तो जैसे ही पास आएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है, जो पृथ्वी होती है सूरज के पास, मतलब कब उसकी स्पीड सबसे तेज होगी, सूरज के पास कि सूरज से दूर होने पर। तो याद रखिएगा, जब सूरज के पास होती है हमारी पृथ्वी, तो उस समय पृथ्वी की स्पीड घूमने की, मतलब कि रिवॉल्यूशन की क्षमता तेज हो जाती है ना। रिवॉल्यूशन यानी कि उसका परिक्रमण काल तेज हो जाता है, जब दूर होती है तो स्लो होता है, ठीक है। इस बात को लिख लीजिएगा। अब चलते हैं पृथ्वी के बाद मंगल पे साथियों। 1 मिनट हम वीडियो देख लेते हैं, क्या हालचाल है वीडियो का, कैसा माहौल है, चल रहा है कैसा, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। आप लोग बने रहिए। मात्र 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा साथियों, मतलब 1 घंटे का इतना बड़ा तो लेक्चर हो सकता है साथियों, आपको सारी चीज़ें समझाना, तो समझ रहे हैं ना। चलिए हम आ जाते हैं देर न करते हुए किस पर, मंगल पर।
मंगल। दोस्तों मंगल को मार्स ग्रह भी बोलते हैं, मार्स ग्रह भी बोलते हैं, इंग्लिश वाला भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसे युद्ध का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध का देवता। कहा जाता है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है, मतलब कौन ऐसा ग्रह है जिसकी जो कुंवारा ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई शादी विवाह नहीं होता है, उसे कुंवारा बोलते हैं भैया, जैसे हम हो गए। तो इसे बोलते हैं, मंगल ग्रह को कुंवारा ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना, मंगल ग्रह को कुंवारा ग्रह के नाम से जानते हैं और इसे युद्ध का देवता कहते हैं साथियों। साथियों ये सूर्य से कितने दूर के डिस्टेंस पर है? तो बता देंगे 244.38 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर मंगल ग्रह स्थित है दोस्तों। दोस्तों इसे लाल ग्रह कहते हैं, इसे लाल ग्रह कहते हैं, इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर साथियों, याद रखना। इस वजह से दोस्तों आप देखते होंगे कि यह लाल दिखता है। कभी कभी जब रात के समय तो आप इसे जैसे कि जब शाम होता है तो इसे आप दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में, तो कभी कभी इसे ही लोग ध्रुव तारा समझ बैठते हैं, है नहीं, सॉरी पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में जब शाम हो जाता है, सन ढल जाता है, तब उस समय यह सन के साथ ही थोड़ा सा दिखता है, सन के प्रकाश में आकर और थोड़ा सा रोशनी दिखने लगती है इसकी। तो याद रखना साथियों, यह हमारा हो गया मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है साथियों, ये बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी की समान यह अपनी अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने पर पूछा जाता है? पृथ्वी के समान अक्ष पर, लगभग समान अक्ष पर झुके हुए ग्रह का नाम बताइए, तो बताएंगे 25 डिग्री पर मंगल ग्रह झुका हुआ है। इस वजह से दोस्तों पृथ्वी के जैसे ही यहाँ पर ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है बिल्कुल पृथ्वी जैसा यहाँ पर। इस वजह से साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर रहने की संभावना बहुत ज़्यादा जताई जाती है, पृथ्वी के बाद रहने की संभावना मंगल ग्रह पे। जैसे परस्यूअर रोमिक करके एक अभी यूएसए द्वारा ग्रह छोड़ा गया, मतलब कि प्लेनेट छोड़ा गया है मंगल के लिए, परसिवरेंस करके है, जो कि मंगल पर। कौन छोड़ा है? नासा। दोस्तों याद रखेंगे, नासा नहीं, वहाँ की स्पेस एजेंसी, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी कौन है? एलन मस्क की, एलन मस्क की एक प्राइवेट एजेंसी है दोस्तों, वहाँ पर स्थित है यूएसए में, तो उसके द्वारा छोड़ा गया था, याद रखेंगे साथियों। एक चीज़ और याद रखेंगे साथियों, और एक बात, उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, उसमें हम क्लियर कर देंगे एलन मस्क द्वारा छोड़ा गया था या फिर नासा द्वारा, है ना, वो करंट का पार्ट है, उसको हम करंट में समझ लेंगे साथियों। यहाँ मंगल से और क्या खास बात हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना, इस ग्रह पर वायुमंडल बिल्कुल पृथ्वी जैसा है ना, लगभग एक पतला आवरण बिल्कुल है, जो कि हमको लगता है कि पृथ्वी जैसा है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस अधिक है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर सबसे अधिक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ही तो है, और आर्गन सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और आर्गन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है साथियों। दोस्तों मंगल ग्रह के भी दो उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। क्या नाम है? फोबोस और डीमोस, लिख लीजिए, डीमोस, फोबोस और डीमोस बहुत बार पूछा जाता है। पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह किसका है? बताएंगे मंगल का है। उसका नाम क्या है? तो बताएंगे डीमोस है। ठीक है दोस्तों, दो ग्रह हैं, दो उपग्रह हैं, किसके? मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसमें सबसे छोटा उपग्रह, पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। यह बहुत बार पूछा गया है, आप इसे लिख लेंगे दोस्तों। मंगल पर ही सबसे ऊंची ज्वालामुखी, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? ओलंपिया, ओलिपस नाम है साथियों। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस, जो कि दोस्तों हमारे कह लीजिए गैसीय पार्ट है, गैसी है दोस्तों। कहा जाता है सौर मंडल में पूरा देखा जाए तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसका 3 गुना ऊंचाई है ओलिपस माउंटेन या फिर ओलिपस दोस्तों ज्वालामुखी 3 गुना है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। एक है ओलंपिया करके है, ओलंपिया माउंटेन है, यह तो हमारा क्या है? ज्वालामुखी है। ओलंपिया लिख लीजिएगा, ओलंपिक से बना है ओलंपिया। जो ओलंपिया है साथियों, ओलंपिया जो है साथियों एक माउंटेन है, पूरे पृथ्वी का नहीं, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसका नाम है ओलंपिया। कहाँ पे स्थित है? बताएंगे मंगल पर स्थित है, मंगल ग्रह पर, जो कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। 3 गुना मतलब समझ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.84 मीटर, इतना ऊंचा है। इसका 3 गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, बस इतनी बातें थी जो कि मंगल से इंपॉर्टेंट था। अब इसे नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? बृहस्पति की तरफ। फटाफट चलिए, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। बृहस्पति के पास चलते हैं साथियों। यहाँ पे देखिएगा, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहले तो यह लिख लेंगे दोस्तों, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से बना हुआ है,
दोस्तों याद रखना, इस पर ठोस भूमि का अभाव पाया जाता है, ठोस भूमि का अभाव इस पे पाया जाता है, देखने को मिलता है साथियों। इसके बाद साथियों याद रखना, इस ग्रह पर जो ठोस पिंड हैं वो बिल्कुल मतलब अभाव रूपी हैं, ये लिख लीजिएगा, अभाव में पाए जाते हैं, पाए तो जाते हैं लेकिन अभाव में। यह एक ऐसा ग्रह है साथियों, इस पर 79 इसके 79 उपग्रह हैं। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देखा जाए तो आपका शनि ग्रह, शनि सैटर्न, उसके पास 82 उपग्रह हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे पहले 2020 से पहले हुआ करता था बृहस्पति के पास 79 और शनि के पास 72 यानी कि 72। लेकिन हाल ही में 2020 के अपडेट के अनुसार अगर देखा जाए तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं 82। याद रखना दोस्तों, यह यूनाइटेड नेशन में मतलब कह लीजिए कि जो हमारा नासा है इसके द्वारा यह पूरी बातें संरचना रूप से बताई गई हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड इसी के पास है। गैनीमेड, गैनीमेड याद रखना, इस उपग्रह का नाम गैनीमेड है। और बहुत सारे जैसे कालिस्टा, कालिस्टा करके है, कालिस्टो बोलते हैं, कालिस्टो, जैसे आयो बोलते हैं, आयो, और क्या बोलते हैं यूरोपा, यह कुछ उपग्रह हैं इसके, याद रख लीजिएगा दोस्तों। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन क्षमता, रोटेशन पावर सबसे अधिक है, यानी कि जैसे पृथ्वी 24 घंटे में रोटेट करती है, पूरा दिन रात होता है, यह केवल 10 घंटे में कर लेती है। अपने एक्सिस पर 10 घंटे में घूमने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सबसे तेज स्पीड से घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो बताएंगे बृहस्पति ग्रह है बचवा, ठीक है। इसके बाद साथियों याद रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमने बताया था क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है, यह बात हो गया। अब चलते हैं शनि की तरफ। शनि मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, फटाफट खत्म होगा, घबराइए मत। शनि मतलब सैटर्न, सैटर्न साथियों याद रखना साथियों, सैटर्न जो है आकार में दूसरा ग्रह है, लिखते चलिए, आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह सैटर्न है। इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि चारों ओर प्रकाश की कुंडली के रूप में, इसके प्रकाश के कुंडली के रूप में वलय पाए जाते हैं। कौन से ग्रह पर? शनि ग्रह पर दोस्तों प्रकाश की कुंडली के रूप में एक वलय पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर यह शनि है तो शनि के इस प्रकार से कहा जाता है। इन पिंडों की संख्या 7 है, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ रिसर्चों के बाद पता चला है कि इसकी संख्या बढ़ गई है ना, 7 से 14 या फिर 15 के आसपास में हो गया है। शनि के पास दोस्तों याद रखना दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, याद रखिए सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों याद रखेंगे गैनीमेड, जो कि किसके पास है? आपके बृहस्पति के पास है। लेकिन पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का, जिसे बोला जाता है टाइटन, वो किसके पास है? तो बताएंगे शनि के पास है। शनि ग्रह के पास दूसरा सबसे बड़ा पूरे सौर मंडल का उपग्रह है, जिसका नाम है टाइटन। और डियोन, टेथिस, माइसम, ये सब के सब उपग्रह हैं शनि के, प्राकृतिक उपग्रह हैं साथियों, याद रखिएगा, जो आपसे पूछा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे इसके पास अभी फिलहाल में बहुत सारे रिसर्चों के बाद 2019 के बाद अपडेट जो मिला है, यह 82 उपग्रह इसके पास है शनि के पास, यह आप लिख लेंगे दोस्तों, याद रखना। यह प्रश्न पूछे जाते हैं, एकमात्र ग्रह जिसका घनत्व जल से कम है, यानी कि अगर जल में इसे डाल दिया जाए शनि को तो शनि तैरने लगेगा साथियों। दोस्तों याद रखना वह शनि ही है जिसका घनत्व जल से कम है, एकमात्र ग्रह है। दोस्तों याद रखना इसके चारों तरफ एक रिंग पाया जाता है, जिसको हम लोग 7 एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हमने प्रकाश कुंडली पुंज के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अरुण। दोस्तों अरुण में लिखिएगा यानी कि यूरेनस। दोस्तों अरुण जो है बिल्कुल शुक्र की तरह, यह पूरब से पश्चिम की तरफ गति करता है सन का। याद रखेंगे सन की जो परिक्रमा, सूरज की जो परिक्रमा लगाने वाला, उल्टा परिक्रमा लगाने वाला, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ लगाने वाले 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो उसमें अरुण भी आता है और शुक्र भी आता है। तो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह इसे बोलते हैं, है ना। याद रखिए साथियों, यहाँ पर यह कह लीजिए अपने धुरी पर सूर्य की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, इस वजह से आपसे पूछ लिया जाता है झुका हुआ ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो बताएंगे अरुण को जानते हैं। बस इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे साथियों। अब आज आ जाते हैं हम लोग किस पर, एक चीज और याद रखेंगे यहाँ में कि यहाँ पर यानी कि अरुण में मीथेन की अधिकता है, इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है दोस्तों, याद रखेंगे, यह पूछा जाता है। मीथेन यानी कि CH4, मीथेन की अधिकता किस ग्रह में है? तो बता देंगे अरुण यानी कि यूरेनस में है। अब साथियों हेडिंग लगाइएगा वरुण, लगाइए फटाफट, आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। वरुण, वरुण यह हरे रंग का ग्रह है साथियों। किस रंग का? हरे रंग का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है साथियों, यह भी लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मीथेन और मीथेन की भी अधिकता होने के कारण दोस्तों इस ग्रह को हरा रंग कहा जाता है ना। मीथेन की अधिकता भी कहाँ पर है? अरुण में भी था और यहाँ पर भी है साथियों, याद रखना दोनों जगह है। मीथेन की अधिकता अरुण के वायुमंडल में था और वरुण में भी मीथेन की अधिकता है, इसको लिख लेंगे साथियों। यह बोला जाता है कि किस कारण यह हरा रंग का दिखता है? तो बता देंगे दोस्तों मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है।
ठीक है, कौन सा ग्रह? अरुण, सॉरी वरुण, अरुण नहीं वरुण, वरुण हरे रंग का होता है साथियों। इसके बाद आते हैं एक सिस्टम समझ लेते हैं, सूर्य ग्रहण। जैसे कि आपका सन है या पृथ्वी है, जब सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है तो मून का मतलब कि मून जो सन का कुछ भाग होता है पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, तो जब मून बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, तो उसमें बोलते हैं कौन सा दोस्तों? बता देंगे, सूर्य ग्रहण उसे बोलते हैं। जब चंदा मामा बीच में आ जाते हैं सूरज और पृथ्वी के, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन वही उल्टा हो जाता है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और मून के, पृथ्वी जब बीच में आ जाती है साथियों, पृथ्वी जब बीच में आती है इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इसे याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार बना है। बस इतनी चीज़ें थी, आप इसे याद कर लेंगे, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आएंगे, आप खुद देखिएगा। फटाफट नोट बना लीजिए, कल चलते हैं हम लेयर पढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें एक एक करके खत्म होंगी। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट है साथियों। अगर थोड़ा सा तेज पढ़ाए हों माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि हमें 1 घंटे में सिमटाना था सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा आप पॉज करके या फिर यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है, आप उसे स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।